अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव मूवमेंट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट टॉपिक काइनेसोलॉजी सब्जेक्ट का है वो एक्टिव मूवमेंट और उसकी क्लासिफिकेशन पे है। सबसे पहले आज हमने एक्टिव मूवमेंट को डिफ़ाइन करना है और उसकी क्लासिफिकेशन को देखना है और उनकी जो सब टाइप्स हैं हमारे पास उनको हमने थोड़ा बाय डेफिनेशन और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है। एक्टिव मूवमेंट हमारे पास वॉलेंट्री मूवमेंट्स भी होती हैं। एक्टिव मूवमेंट्स हमारे पास वो मूवमेंट्स होती हैं जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें इंट्रामस्कुलर टेंशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, यानी मसल जो है उसमें टेंशन का प्रोड्यूस होना और पेशेंट का अपनी जो है वो मसल की एबिलिटी या उसके वर्क में लाना, उसको हम एक्टिव मूवमेंट कहते हैं। जो मूवमेंट पेशेंट खुद करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, उसे हम एक्टिव मूवमेंट कहते हैं। और इसी को हम वॉलेंट्री मूवमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे जो है वो कॉन्शियस कंट्रोल में होती है। तो बाय बुक हम इसे अगर देखें तो मूवमेंट परफॉर्म्ड और कंट्रोल बाय द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ मसल्स वर्किंग इन ऑपोजिशन टू एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एक्टिव मूवमेंट। यानी कि एक्टिव मूवमेंट वो मूवमेंट्स हैं जो किसी एक्सटर्नल फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गई जो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करती है, उसके अगेंस्ट जब मसल वर्क होता है और वो मसल वर्क जो है वो पेशेंट खुद कर रहा है, उसमें किसी और जो है वो एक्सटर्नल असिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है, उसे हम एक्टिव मूवमेंट कहेंगे, जिसमें मसल का अपना वर्क इन्वॉल्व है, इंट्रामस्कुलर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। इसकी हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है एक्टिव और वॉलेंट्री मूवमेंट्स की। फ्री एक्सरसाइजेस, असिस्टेड एक्सरसाइजेस, रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस, असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस। इसको हम अब लेके चलते हैं। फ्री एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करते हैं। इनकी आज हमने सिर्फ डेफिनेशन देखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं फ्री एक्सरसाइजेस पे एक डिटेल टॉपिक और असिस्टेड एक्सरसाइज पे डिटेल जो है वो लेक्चर्स और उस पर हम डिस्कशन करेंगे लेंथी। तो आज हमने सिर्फ इनको बाय डेफिनेशन देखना है। फ्री एक्सरसाइजेस हमारे पास, जैसा कि नाम से हमें इंडिकेशन मिलती है कि फ्री एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस हैं जो कि फुल रेंज में हो रही होती हैं। और हमारे पास ये पेशेंट, एक तो ये एक्टिव मूवमेंट्स की टाइप्स हैं, तो यहाँ पर आपने ये पॉइंट ज़रूर कंसीडर करना है कि इन तमाम हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आ रही है इन सब में एक्टिव मूवमेंट ही हो रही है। अब वो उसकी क्लासिफिकेशन में हमने ये देखना है कि किस तरह से जो है ये एक दूसरे से डिफ़र कर रही हैं, वरना है ये एक्टिव मूवमेंट्स। फ्री एक्सरसाइजेस हमारे पास एक्टिव मूवमेंट की पहली टाइप है। इसमें फुल रेंज जो है वो अचीव करता है पेशेंट, और उसके साथ साथ यहाँ पर पेशेंट जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है, क्योंकि एक्टिव मूवमेंट है अगेंस्ट सम एक्सटर्नल फोर्स और अपोजिंग फोर्स, तो वो हमारे पास सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी इन केस ऑफ फ्री एक्सरसाइजेस। यानी सिर्फ ये एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसके अगेंस्ट पेशेंट वर्क करेगा। फ्री एक्सरसाइजेस हमारे पास असल में फुल रेंज एक्सरसाइजेस होती हैं। ये पेशेंट जो है ये नॉर्मली रेपिटेशन में कर सकता है। इसको जो है वो अगर एक बार इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए या साथ साथ उसका एक प्रॉपर पैटर्न डेवलप हो जाए, तो फ्री एक्सरसाइजेस वो अपनी डिज़ायर के मुताबिक कभी भी घर में कर सकता है। और फ्री एक्सरसाइजेस पर अगर मैं और बात करूं तो ये असल में हमारे जो पार्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं जिनकी हम फ्री एक्सरसाइज करवाते हैं उनको स्टेबलाइज करते हैं और जो है उनको स्ट्रेंथन अप करते हैं। स्ट्रेंथन अप इस केस में नहीं कि वो रेजिस्टेड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज असल में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं। फ्री एक्सरसाइज में ये है कि हमारे पास एक प्रॉपर पैटर्न नहीं था। पैटर्न क्यों नहीं था? क्योंकि न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो है वो वहाँ पर डिस्टर्बेंस आ रही थी। तो फ्री एक्सरसाइज असल में क्या करती हैं, ये ब्लड फ्लो को जो है वो मेंटेन करती हैं उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ जॉइंट में जहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और जब हमारे पास न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो है वो ठीक होगा तो पैटर्न ठीक होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स इम्प्रूव होगा, मेंटेनेंस आएगी, जिसकी वजह से ये असल में इसी को स्ट्रेंथन अप कहा गया है कि स्टेप बाय स्टेप जब पेशेंट रिकवर करता है और एक एफिशिएंट पोस्चर जो है ऑब्टेन करता है इवेंचुअली, उसे हम कहते हैं कि वो असल में फ्री एक्सरसाइजेस की गेनिंग पॉइंट्स हैं। इसे हम स्ट्रेंथनिंग कह रहे हैं। वरना स्ट्रेंथनिंग
जो दूसरे केस में रेजिस्टेड एक्सरसाइज के केस में है वो है कि पावर आना, स्ट्रेंथन अप होना मसल का, वहाँ पर फ्री एक्सरसाइज का कोई जो है वो कनेक्शन नहीं है। असिस्टेड एक्सरसाइजेस हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन है। असिस्टेड एक्सरसाइजेस में क्या होगा कि अगर पेशेंट को कहा गया है कि आप अपने एल्बो जॉइंट को बेंड करें, अब ये फॉर एग्जांपल एल्बो जॉइंट है, अब इसको हमने बेंड करना है, मतलब फोर आर्म को टुवर्ड्स द आर्म जो है वो बेंड करना है। तो जब पेशेंट इसको बेंड कर रहा होगा तो हमें कुछ जर्क्स फील हो रहे होंगे कि पेशेंट के अंदर उतनी सफिशिएंट पावर नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो अपने हैंड को फुल रेंज में बेंड कर सके। तो हमें ये फील कैसे होगा? बाय जर्क, या इसके अलावा कंपेंसेशन, क्योंकि पेशेंट जो है वो जब इसको अपने फोर आर्म को बेंड करेगा तो वो अपने स्कैपुला रीजन यानी कि शोल्डर को भी एलिवेट कर लेगा, जो कि एक एबनॉर्मल केस है। शोल्डर जो है वो नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं होता बेंडिंग ऑफ आर्म में। तो उस केस में जब हम देखेंगे कि पेशेंट पेन फील होते हुए जब कंपेंसेट कर रहा है किसी और मसल को, किसी अनयूजुअल मसल को इन्वॉल्व कर रहा है उस मूवमेंट में जो कि नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं होता, उसकी बेस पर हम उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, तो उसे हम असिस्टेड एक्सरसाइज कहेंगे। यानी यहाँ पर इसे हमने पैसिव से कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पर एक्टिव मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर पेशेंट खुद वर्क कर रहा है, अपने मसल को इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा। यानी कि यहाँ तक अगर बेंड पेशेंट कर चुका है तो इससे आगे उससे मुश्किल हो रही है तो वो उसकी सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ, आर्म की तरफ बेंड कर देगा। तो ये सिर्फ एक असिस्टेंस थी जो कि 2 फिंगर्स के साथ भी फिजियोथेरेपिस्ट दे सकता है। तो इसको हम असिस्टेड एक्सरसाइजेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन मसल स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन इज इनसफिशिएंट or inadequate to perform a movement and external force is applied to compensate for a deficiency। तो यहाँ पर जो की पॉइंट वो यही है कि हमारे पास जो मसल है insufficient स्ट्रेंथ है उसमें, जिसकी वजह से वो प्रॉपर बेंडिंग नहीं कर पा रहा और कंपेंसेट कर रहा है, यानी दूसरे मसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है जो कि यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होते। एबनॉर्मल कंडीशन जो है वो उसको इंडिकेट कर रहा है, जिसकी बेस पे हम असिस्टेड एक्सरसाइजेस कराएंगे ताकि पेशेंट की हेल्प करा सकें और उसका नॉर्मल मैकेनिज़्म मेंटेन हो सके बाय टाइम। रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस थर्ड कैटेगरी है। रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, ये असल में फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस असल में यहाँ पर ऑफ़र कराई जाती है, रेजिस्टेंस ऑफ़र कराई जाती है, आर्टिफिशियली भी, मैकेनिकली भी, सिस्टमेटिकली भी इसको आप कह सकते हैं। और ये क्यों कराई जाती है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द पावर। यहाँ पर हम कहेंगे कि स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। स्ट्रेंथ मींस यहाँ पर हम पावर की फॉर्म में ले रहे हैं, वहाँ पर हम स्ट्रेंथ यानी स्टेप अप हो रहा था, पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने ग्रेड्स इंप्रूव कर रहा था। रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस में पावर और इंड्योरेंस जो है वो डेवलप होती है। अब हमें इन दोनों का मेन डिफरेंस देखना है, पावर और इंड्योरेंस में फ़र्क क्या है। पावर में असल में हमारे पास रेपिटेशन कम होती है, जबकि इंड्योरेंस में हमारे पास रेपिटेशन ज़्यादा होती है। पावर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और इंड्योरेंस में रेजिस्टेंस कम होती है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल पावर के, कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि एक बहुत बड़ा डंबल है वो आप उठाते हो, वो आपके कैपेसिटी से भी ज़्यादा जो है वो हैवी है, तो आप उसको एक बार उठाओगे और रख दोगे, उसकी वेट बहुत ज़्यादा था यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, आपने उसे एक बार उठाया, आप उसे बार बार रेपिटेशन के साथ नहीं उसको उठा सकते, तो रेपिटेशन कम हो गई, तो उसे हम पावर कहेंगे। एंड्योरेंस मीन्स स्टेमिना, कैपेसिटी, इसमें आपका जो है वो रेपिटेशन बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल साइकिलिंग है, साइकिलिंग जो है आप अगर रेपिटेशन में करोगे तो आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी, यानी कि आपका स्टेमिना, यानी कि अगर आप एक फर्स्ट टाइम में 10 मिनट्स के बाद थक गए हो तो आपके आहिस्ता आहिस्ता टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा बाय रेपिटेशन, बाय रिपीटिंग दैट एक्टिविटी डेली, तो आपका वो 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स यानी कि टाइम आपका एक्सटेंड होता जाएगा। और जो आपकी उसके साथ साथ रेपिटेशन जो है जहाँ इंक्रीज़ हो रही है वहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपका जो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि आपने पैडलिंग करनी है अगर,
तो उस केस में वो आपकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है अकॉर्डिंग टू योर मसल स्ट्रेंथ, जबकि पावर जो है उसे ऑब्टेन करने के लिए आपको मोर देन योर मसल कैपेसिटी जो है वो वर्कआउट करना होता है। तो असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस पे हम आते हैं। असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस क्या हैं, ये इन दोनों को जो है वो कलेक्टिवली लिखा गया है। असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज में ये है कि मसल जो हैं may be strong enough to work against resistance in part of range, not in others. This type of exercise ensures that the external force applied are adapted in every part of range to the abilities of the muscle. असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस किस तरह से होंगी कि फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है और उसको कहा गया कि आपने अपना हाथ बेंड करना है, तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और पेशेंट ने उस रेजिस्टेंस, अप्लाइड रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो है वो क्या करना है, अपने हैंड को बेंड करना है। तो यहाँ पर जब रेजिस्टेंस अप्लाई हो गई बाय फिजियोथेरेपिस्ट, तो पेशेंट अपने हाथ को उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट बेंड करेगा, और जब बेंड करते करते जब वो इस पोजीशन में पहुँचेगा, अब इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट को फील हो रहा है कि यहाँ पर जर्क्स आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जो है पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रही है और कंपेंसेटरी जो है वो मूवमेंट कर रहा है, दूसरे मसल्स इन्वॉल्व कर रहा है, तो हम यहाँ पर ही असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो फुल रेंज में अपनी मूवमेंट कर सके। आप दोबारा देखें, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड की, यहाँ पर मसल जो है वो एबिलिटी थी पेशेंट की कि वो इसे इसके अगेंस्ट वर्क कर पाए। ये यहाँ तक आया, इस रेंज के बाद इसको असिस्टेंस दी क्योंकि यहाँ से आगे वो नहीं जा पा रहा था, पेन फील कर रहा था, तो अब इसने फुल रेंज पूरी कर ली। इसे हम असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज कहते हैं। ये एक्सरसाइजेस इसलिए कराई जाती हैं ताकि मोर देन वन रेंज में पेशेंट जो है अपनी एक्सरसाइज कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस भी फुल रेंज हमारी यही थी कि ये पूरा आर्म जब बेंड कर जाए, जिस रेंज में भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए उस रेंज में जो है वो पेशेंट का मसल इतना कैपेबल हो कि वो उसको अगेंस्ट वर्क कर पाए। फॉर एग्जांपल, इस रेंज में यहाँ पर अभी वो काम कर रहा है, इसके अगेंस्ट इस रेंज में वो काम कर रहा है मसल, लेकिन हमने ये एक्सरसाइज कराकर उन मसल्स को इतना कैपेबल करना है कि ये रेजिस्टेंस जो इस वक्त यहाँ इस रेंज में अप्लाई की जा रही है, इस पार्ट ऑफ रेंज में, उसे किसी भी पार्ट ऑफ रेंज में अप्लाई किया जाए तो मसल जो है पेशेंट का वो उसके अगेंस्ट वर्क कर सके। सो इसकी अचीवमेंट हमारे पास क्या है कि मोर देन वन पार्ट ऑफ रेंज मसल बिकम कैपेबल ऑफ वर्किंग अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। ये असल में इसकी अचीवमेंट है, ये मैंने अपनी वर्डिंग्स में लिखी है। बुक में भी यही समझाने की कोशिश की गई है कि ये एक्सरसाइजेस कराई इसलिए जाती हैं कि अगर पेशेंट एक पार्ट में रेंज के, ये फुल रेंज थी, ये फुल बेंड होना फुल रेंज है, अब इस फुल रेंज में किसी भी पार्ट में जब भी रेजिस्टेंस अप्लाई की जाए तो पेशेंट इस जो है वो लेवल तक पहुंच जाए कि वो किसी भी पार्ट ऑफ रेंज में उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जो है उसको उसके अगेंस्ट अपने मसल्स को वर्क करा सके। तो ये इसकी अचीवमेंट है। तो ये हमारे पास सारी क्लासिफिकेशंस थी जिसमें आपने ये चीज़ नोट की होगी कि इन फोर टाइप्स में एक्टिव मूवमेंट्स इन्वॉल्व है, वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ पेशेंट इन्वॉल्व है, बस उसे एक्सटर्नली सपोर्ट दी जा रही है ताकि वो अपनी इन जो है वो इन कैपेबिलिटीज़ को जो है वो ख़त्म कर सके और अपने मसल्स को इम्प्रूव कर सके इन कैपेबिलिटी, इन स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फ्री एक्सरसाइजेज, उसके यूजेस और इफ़ेक्ट्स और उनकी टेक्निक्स पर जो है वो डिस्कशन करेंगे। आई होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रिगार्डिंग तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और उसके साथ साथ जो सोशल नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर मेरी वीडियोस के लिंक को शेयर करें उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारे जो है चैनल का मेन पर्पस है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।